हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ मनी, मीनिंग ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी एंड द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम एंड द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, इम्पोर्टेंस ऑफ बार्टर सिस्टम एंड हाउ मनी ओवरकम the drawbacks of barter system, and we did also various functions of money, है ना, primary and secondary functions. But there are few functions also which is in the form of static and dynamic functions of money. So we are covering this video static functions and the dynamic functions and the money supply. Okay, so here let's begin. देखिए, स्टैटिक फंक्शंस और डायनेमिक फंक्शंस क्या होता है, इसको कन्फ्यूजन मत करिएगा. प्राइमरी फंक्शंस जो होते हैं आपके, वही आपके क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस को मिला के ही स्टैटिक फंक्शंस बनते हैं. स्टैटिक फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो विच हेल्प द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमी, बट दीज डू नॉट क्रिएट एनी मूवमेंट इन द इकोनॉमी. मतलब कि क्या हुआ, देखिए, जो प्राइमरी फंक्शन था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू and in a measure of deferred payment are the static functions of money, because these functions do not create any movement in the economy. Performing these static functions, money help in regulating the economic system. तो ये यहाँ पर क्या करता है, जब हम ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो ये हमारी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई हो रही होती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है ना, रेगुलेट करने में हेल्प करता है. मगर स्टैटिक फंक्शंस के साथ साथ कुछ ट्रेडिशनल फंक्शन, स्टैटिक फंक्शंस आर दी ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ मनी को के नाम से भी बोला जाता है. दीज फंक्शंस आर ऑल्सो नोन एज टेक्निकल और पैसिव फंक्शंस ऑफ मनी. ओके, नाउ कम टू द डायनेमिक फंक्शंस. अब डायनेमिक फंक्शंस क्या होते हैं? डायनेमिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच एक्टिवली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक सिस्टम, जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं. किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं? थ्रू द इम्पैक्ट ऑन द प्राइस लेवल, या तो उसके दाम बढ़ जाएंगे किसी भी गुड्स के, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम एक्सेट्रा. इन सब चीज़ों में प्रभाव पड़ता है उनका. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोले, इंपॉर्टेंट डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी आर, द फर्स्ट वन इज मनी इन्फ्लुएंस द जनरल प्राइस लेवल. हायर द मनी सप्लाई इंक्रीज द प्राइस लेवल एंड वाइस वर्सा. जैसे कि हम बोले कि अगर मनी सप्लाई होते क्या है, वो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे. मगर इस तरह से इसको समझिए कि अगर आरबीआई मनी को, इंडियन रुपी करेंसी जो हमारी इंडियन करेंसी है, उसको मार्केट में ज़्यादा सप्लाई करने लग जाएगी तो लोगों के पास इनकम ज़्यादा आने लग जाएगी, और इनकम ज़्यादा आने लग जाएगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए क्या करेंगे, उसके प्राइसेस बढ़ा देंगे अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो यहाँ पर क्या हुआ, जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है आपका, उसमें इम्पैक्ट हो रहा है. सेकंड पॉइंट आ रहा है, मनी इन्फ्लुएंस द इनकम, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल. अब यहाँ पर कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, इनकम को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, इनकम बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगा. ओके, हायर मनी सप्लाई रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट विच इंड्यूस द इन्वेस्टमेंट. अब यहाँ पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई होगी तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना. कैसे घट जाएगा, अब ये देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हो रहा है, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, खुद ही क्या कर रही है, लोन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे रही है. उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका मेन मोटो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को अपनाएंगे और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा. तो यहाँ पर क्या बोला है, हायर मनी सप्लाई रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट विच इंड्यूस द इन्वेस्टमेंट. अब इन्वेस्टमेंट तो आपका क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, एंड कंसिक्वेंटली इनकम, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस. तो यहाँ पर क्या होगा, बढ़ जाएगा, वाइस वर्सा. अगर मनी सप्लाई कम होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इनकम, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा. तो ये क्या है, उल्टा है, उसका जस्ट अपोजिट है. अब आ जाते हैं थर्ड, मनी सर्व एज अ बेसिस फॉर डिटर्मिनेशन एंड ऑपरेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. अब देखिए, मनी जो सर्व आपको कर रहा है, मनी पॉलिसी, मनी सप्लाई जो हो रही होती है, वो क्या डिटरमाइन करता है, ऑपरेशन डिटरमाइन करता है. किसका ऑपरेशन, मॉनेटरी पॉलिसी का. इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ हाउ मच मनी सप्लाई बाय द आरबीआई, पॉलिसी ऑफ रिगार्डिंग दी टू कंट्रोल द मनी, है ना. तो वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, पैसे का कंट्रोल करने का की पॉलिसी.
और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर की को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये मनी सर्व करता है। तो ये जो फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं, ये सारे फंक्शंस किसके अंदर आते हैं, डायनेमिक फंक्शंस के अंदर आते हैं। और स्टैटिक फंक्शंस के अंदर जो हमने प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शंस पढ़े थे वो दोनों के दोनों स्टैटिक फंक्शंस के अंदर आते हैं। यही आपका क्या था, स्टैटिक फंक्शन, डायनेमिक फंक्शन था, मगर ऑफ मनी। अब मनी के कुछ कॉन्टीजेंट फंक्शंस भी होते हैं। कॉन्टीजेंट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम आपको बताएं, इसमें इट मनी हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट द नेशनल इनकम ऑल्सो, मनी हेल्प टू सेटिस्फाइंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर, है ना। कंज्यूमर को कैसे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा डिराइव कैसे मिलेगा, जब वो क्या करेगा, पैसे को खर्च करेगा किसमें, फॉर द कंजम्पशन ऑफ वेरियस कमोडिटी, ही विल गेट द satisfaction. Similarly, producer get the maximum satisfaction in the form of profit when what किसके टर्म्स में होगा, जब उसका फैक्टर ऑफ सर्विसेज जो कॉस्ट होंगी वो कम से कम होंगी और लागत जो होगी कम से कम लगेगी और उसको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्योंकि मार्केट में डिमांड होगी। तो यहाँ पर क्या है, ये सारे फंक्शंस है करता है, मनी हेल्प करता है। दूसरा आप क्या कह सकते हो, मनी के क्या फंक्शंस हो सकते हैं, मनी यू कैन ईजिली स्टोर, है ना, इन द फॉर्म ऑफ सेविंग बाय द पीपल, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स कह सकते हो। इसके फॉर्म में वो पब्लिक क्या करता है, अपना पैसा को सेव करती है बैंक में। यहाँ पर ये बोल सकते हो कि गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, मनी क्या करता है, सर्व एज अ गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी करता है। कैसे, देखिए गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी मतलब कि क्या होता है, सॉल्वेंसी क्या होता है, जब आपकी इन द फॉर्म ऑफ कैश, सॉल्वेंसी मतलब आपका तरलता दिखाता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है ना। सॉल्वेंसी, सॉल्वेंट हम कहते हैं ना, इनसॉल्वेंट और सॉल्वेंट आपको अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा। सॉल्वेंसी माने जिसके पास पैसे की कमी नहीं होती, करंट एसेट्स की कमी नहीं होती है ना, पर्याप्त मात्रा में आपके पास क्या है, कैश है। इनसॉल्वेंसी क्या होती है, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, खराब हो जाती है ना, इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंक करप्ट हो जाता है, जिसको आपने देखा होगा। तो गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी करता है, मनी क्या करता है, गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी लेता है। जैसे किसका, if the individual has enough money, है ना, then sure he cannot be declare insolvent। अगर आप बात करें कि किसी के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है तो वो कभी बैंकरप्ट नहीं होगा, है ना, या फिर कभी इंसॉल्वेंट नहीं होगा, है ना, उसकी लायबिलिटीज़ क्या होंगी, बहुत कम होंगी। तो ये सारी चीज़ें मनी के फंक्शंस हैं जो हमने डिस्कस करी। ठीक है, अब हम आपको क्या बताएंगे, मनी सप्लाई बताएंगे। वो देखिए मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई refers to the total volume of money held by public at a particular point of time in an economy। अब यहाँ पर क्या है, मनी सप्लाई वो टोटल वॉल्यूम ऑफ वो पैसा है जो कि पब्लिक का है, पब्लिक ने जमा किया है, कहाँ पर, बैंक में किया गया है ना, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड मनी सप्लाई। उसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। सिंपल शब्दों में समझ में आ रहा होगा, मनी सप्लाई रिफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ पब्लिक हेल्ड बाय द पब्लिक, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई के फीचर्स क्या क्या हैं ये देखिए। इट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली, जो पैसा पब्लिक का है उसी को हम मनी सप्लाई में कंसिडर करेंगे। मतलब कि मनी क्रिएटर का नहीं करेंगे, चाहे वो बैंक का खुद का पैसा हो या आरबीआई का पैसा हो, उसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं। देखिए द टर्म पब्लिक सिग्निफाई द मनी यूजिंग सेक्टर। मनी यूजिंग सेक्टर का मतलब हो जाता है हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, जो इंडिविजुअल का है या बिजनेस फर्म का पैसा है उसी को आप कंसिडर करोगे मनी सप्लाई में। इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसकी, गवर्नमेंट की एंड बैंकिंग सिस्टम की। एज अ कैश बैलेंस हेल्ड बाय देम डू नॉट कम इनटू द एक्चुअल सर्कुलेशन इन दी कंट्री, उसका वो पैसा कंट्री के सर्कुलेशन में नहीं आएगा। नाउ इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब ये मनी सप्लाई क्या होता है, आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। इट इज़ कंसर्न विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज हम इसको मेजर करते हैं किसके सेंस में, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, ना कि फ्लो कॉन्सेप्ट में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, आपको ध्यान में रखना है। नाउ अब हम मनी सप्लाई के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, हम कैसे इसको मेजर करते हैं ये देखिए। टिल द 1967 और 68 RBI used only narrow measure of money supply, but since 1977 four alternative measure of money supply M1, M2, M3, M4 have been evolved। इससे पहले 1967 और 68 में बहुत नैरो कॉन्सेप्ट में टूल को मेजर किया जाता था आरबीआई के द्वारा मनी सप्लाई को मेजर करने में, मगर 1977 में वहाँ पर 4
कंपोनेंट्स को इवॉल्व किया गया। वो कंपोनेंट कौन कौन सा है वो हम डिस्कस करते हैं। M1 के अंदर आता है इट इज़ द फर्स्ट एंड द बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी। ट्रांजेक्शन मनी के नाम से भी बोला जाता है एज इट कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर मेकिंग द ट्रांजेक्शन, जो कि ट्रांजेक्शन्स के डायरेक्टली यूज में आते हैं। जैसे हम बोलते हैं क्या क्या कंपोनेंट होंगे इसके M1 के अंदर, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, किसका पैसा, पब्लिक का, विद द डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, जो पैसा बैंक में डिपॉजिट्स है, एंड विद द अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। ये आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आपका M1 बनेगा, है ना। M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई एज ऑल द कंपोनेंट आर इजीली यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और ये सारे के सारे क्या होते थे, यूज होते थे एट द टाइम ऑफ मीडियम at the time of exchanging the various goods and services. Okay, now come to the first point, currency and coin with the public. अब हम इसको अंडर पढ़ेंगे, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। रिमेंबर एनी करेंसी हेल्ड विद द गवर्नमेंट एंड बैंक इज नॉट टू बी इंक्लूड, उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, इट इंक्लूड कॉइन ऑफ डिनोमिनेशंस 10, 5, 2, 1 rupees, etc. And the paper notes of the denomination like 2,500, 100, etc. Okay. Now, करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म एज फिएट मनी। करेंसी मनी को हम फिएट मनी के नाम से भी जानते हैं। फिएट मनी रिफर्स, अब आपको पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज फिएट मनी। फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर द फिएट और द ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज अ मनी, जो गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जा रहा है। लीगल टेंडर मनी, फिएट मनी, है ना। अंडर द लॉ इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल द डेब्ट, मतलब कि वो पैसा जो कि अपनाया गया है ना, सारे डेब्ट को पूरा करने के लिए या एक्सचेंज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, उसको हम बोलते हैं फिएट मनी। इट इज ऑल्सो टर्म एज लीगल टेंडर मनी, जो मैंने आपको अभी बताया। लीगल टेंडर मनी मीन्स जो सरकार के द्वारा अपनाया गया है, विच इज एक्सेप्टेबल बाय यूनिवर्सली फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। अब अभी आप देखिए 2000 का नोट जब तक पहले सर्कुलेट नहीं हुआ था आरबीआई द्वारा, तो उसको अगर वो आपको कहीं पड़ा हुआ मिलता है आप यूज़ करते हो उसको, नहीं, जब तक वो लीगल टेंडर मनी में नहीं आया, है ना। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या है, 500 और 1000 के नोट्स जो थे आपके क्या हो गए, बैंड हो गए। अब वो क्या, वो लीगल टेंडर मनी में आता है, नहीं आता, क्योंकि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द आरबीआई बिकॉज इट इज़ बैंड, है ना। उसको क्या कर दिया हमने, हमने उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसकी जगह क्या हो गया, रिप्लेस कर दिया बाय द न्यू वन, न्यू करेंसी में रिप्लेस कर दिया, दैट इज कॉल्ड द 2000 रुपीज़। अब यहाँ पर आ जाता है एज इट कैन बी लीगली यूज टू मेक द पेमेंट डेब्ट और दी अदर ऑब्लिगेशंस। अब आ जाते हैं डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, देखो वो पैसा जो आप किसके कहाँ पर डिपॉजिट करते हो, बैंक में डिपॉजिट करते हो इन दी फॉर्म ऑफ आरडी, एफडी, है ना। फिक्स डिपॉजिट कर देते हो लंबे समय के लिए, अपना लॉक कर देते हो पैसे को। तो इसमें होता है इट रिफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स विच कैन बी इनकैश्ड बाय इशूइंग चेक एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर। उसको आप क्या कर सकते हो, इनकैश कर सकते हो किसी भी समय में। अ डिमांड डिपॉजिट इज ट्रीटेड एज इक्वल टू करेंसी हेल्ड एज इट रैपिडली एक्सेप्टेड एज अ मीन ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर ये बोला गया है ओनली net demand deposits are included. It must be noted that demand deposits are taken on net basis. जैसे कि हमने बोला कि इंटरबैंक डिपॉजिट आर एक्सक्लूडेड। इंटरबैंक डिपॉजिट जो होते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक में अपना पैसा जमा कर देता है, तो वो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे मनी सप्लाई में। इंटरबैंक डिपॉजिट आर द डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ अदर बैंक। ठीक हो गया, जो मैंने आपको बताया। सच डिपॉजिट डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई एज दे डू नॉट बिलोंग टू द पब्लिक, क्योंकि वो पैसा पब्लिक का नहीं है। ठीक हो गया, ये आपको नोट में याद रखना है। अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलता है, देखिए इट इंक्लूड डिपॉजिट हेल्ड बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक एंड द गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, एक्सेट्रा। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, वो पैसा, वो डिपॉजिट्स जो आरबीआई के बिहाफ में फॉरेन बैंक में, गवर्नमेंट में, है ना, या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, वर्ल्ड बैंक में, IMF में, एक्सेट्रा, कोई भी, है ना, वो जमा हो तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इट डज नॉट इंक्लूड द डिपॉजिट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। ओके, नाउ there is a note that other deposit with the RBI constitute a very small portion of M1, therefore they do not have any significant role
रोल टू प्ले इन दी मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मेशन। जब भी हम पैसे से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो उसका कोई उतना बड़ा योगदान नहीं होता है, इसलिए हम उसको इंक्लूड भी नहीं करते। अब आता है हाई पावर्ड मनी क्या होता है। देखिए हाई पावर, व्हाट इज हाई पावर्ड मनी, ये आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? इट इज अ फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ मनी, ठीक है, विच इज जनरली प्रोड्यूस बाय द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद द बैंक। अब हाई पावर्ड मनी क्या होता है? मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट बाय हाई पावर्ड मनी। जो पैसा विच कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड द डिमांड डिपॉजिट है ना, उसको हम हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। देखिए, it means currency held by public is a common both of them. The only difference is the money include the demand deposit of bank, while high powered money include cash reserve with the bank. यहाँ पर दोनों होते हैं। हाई पावर्ड एज कंपेयर टू द मनी एम, बिकॉज कैश रिजर्व पार्ट ऑफ हाई पावर्ड मनी सर्व एज दी एक्चुअल बेसिस फॉर द जनरेशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट, है ना। उसके बेसिस में ही क्या होगा, डिमांड डिपॉजिट भी होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, मनी सप्लाई में डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब हुआ? जो पैसा आप बैंक में जमा करते हो वही पैसा क्या होता है, दूसरे को दिया जाता है। अब जब दूसरे को दिया जाएगा तो वो क्या होगा, वो अपना पैसा फिर से बैंक में जमा करेगा, तो वो डिमांड डिपॉजिट हो गए, डिराइव डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर वो सर्किल हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से मनी क्रिएशन किया जाता है मनी सप्लाई के बाद, वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगे, मगर आप इस तरह से थोड़ा सा समझिए। अब आता है सेकंड कंपोनेंट M2। M2 में आपका M1 भी इंक्लूड हो जाता है। इट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कम्पेयर टू दी M1। इन एडिशन टू दी M1, मतलब कि M1 को प्लस करने के बाद कुछ कंपोनेंट्स होते हैं M2 के। कौन कौन से होते हैं? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जो पैसा आपका पोस्ट ऑफिस में भी जमा होता है उसको भी आप इंक्लूड कर लोगे। अब यहाँ पर आ जाएगा क्या नोट है, सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इज नॉट विड्रॉल बाय द चेक, उसको आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो बाय चेक से, सो दे कुड नॉट बी प्लेस अंडर द डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। एज अ रिजल्ट कॉन्सेप्ट ऑफ M2 वॉज इवॉल्व्ड, है ना। अब आ जाता है M3। M3 क्या है? देखिए, M3 में M2 के कंपोनेंट्स आप प्लस कर लोगे, उसमें कौन सा कंपोनेंट आएगा, टाइम, नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। जो पैसा आप नेट टाइम डिपॉजिट मतलब कि जो FD समय के हिसाब से आप जमा करो, 5 साल 2 साल 3 साल, है ना, बैंक में जमा है, वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। फोर्थ में क्या रहेगा, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M3 में इसके कंपोनेंट क्या है, M3 का M2, यहाँ देखिए M2 होना चाहिए, यहाँ गलत लिख रखा है, M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। M3 M4 में M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो ये क्या है, इसके कंपोनेंट्स हैं मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द मेजर ऑफ मनी सप्लाई। देयर आर 4 मेजर ऑफ मनी सप्लाई रिप्रेजेंट द डिफरेंट डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, जो दर्शाता है लिक्विडिटी को दर्शाता है कि हर एक M1 M2 M3 M4 में, है ना। M4 इज द एडवांस वन, है ना, बीइंग लीस्ट लिक्विड। M3 is widely used as a measure of money supply and it is also known as aggregate monetary resource of society के नाम से भी जाना जाता है। M1 M2 are generally known as the narrow money supply concept, whereas M3 and M4 are known as the broad money supply concept को बोला जाता है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। यहाँ तक के लिए आपके लिए काफ़ी है। थैंक यू।